हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री का टॉपिक है मुगल वंश। इनको पढ़ेंगे, मुगल एम्पायर पढ़ने वाले हैं। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर उन्हें मैं सबसे पहले बता दूं कि ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। जीएस सेक्शन आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट को मैं टॉपिक वाइज कंप्लीट करा देती हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ में रात को 9 बजे यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं तो उसके लिए क्लासेस चल रही हैं। मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, टेस्ट सीरीज चल रही है। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर और आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए पहले आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मुगल वंश की अगर बात करें, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि संस्थापक कौन था। जैसा कि आप सभी को पता है, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इसके बाद यहीं से मुगल वंश की स्थापना होती है। अब वास्तविक संस्थापक की बात करें तो ये रहता है अकबर। देखिए, बाबर के बाद जो हुमायूं भी है वो बहुत समय तक शासन नहीं कर पाया, इसलिए वास्तविक संस्थापक किसको माना जा रहा है? अकबर को। मातृभाषा, इनकी मातृभाषा थी चगताई तुर्की और राजभाषा थी इनकी फारसी। तो दोनों में अगर आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे कि मातृभाषा चगताई तुर्की थी और राजभाषा फारसी थी। स्टेटमेंट में आपको अपोजिट करके दे सकता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। राजधानी याद रखिए, आगरा थी, फतेहपुर सीकरी और शाहजहानाबाद थी जो कि दिल्ली में था, और आगरा अकबराबाद के नाम से था। इनका वंश देखिए, मुगल तुर्की जाति के चगताई वंश के थे, लेकिन भारत में उनको मुगल कहा जाने लगा। मुगल साम्राज्य के बारे में देखिए, एशिया की उन बड़े साम्राज्यों में से ये एक था जो 16वीं और 17वीं सदी में प्रसिद्ध थे। ये साम्राज्य थे मिंग जो कि चीन में थे, सफावी जो कि ईरान में थे और ऑटोमन जो कि तुर्की में थे। अब इनमें से भी कुछ शासक ऐसे थे जिनकी माँ हिंदू थी। वो कौन कौन से थे? जहांगीर थे, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम, अहमद शाह और बहादुर शाह द्वितीय। ये हिंदू माँ से उत्पन्न हुए शासक थे। सर्वाधिक समय तक मुगल शासक जो रहा वो अकबर रहा, और देखेंगे इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जा रहा है। सबसे कम समय तक जो मुगल शासक रहा वो रफ़ी-उद-दरजात रहा। ठीक है, आगे देखते हैं अब इनका कालानुक्रम क्या है। मुगल शासकों में सबसे पहले बाबर की बात करेंगे क्योंकि इसी ने मुगल सत्ता यहाँ पर स्थापित की भारत में। तो इसका शासनकाल रहता है 1526 से 1530। अब इनका जो मूल नाम था वो था ज़हीरुद्दीन, ये नाम भी याद रखने हैं। दूसरा शासक है हुमायूं जो कि 1530 से 1556 दिया गया, लेकिन बीच में इनका शासन नहीं रहता है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। नसीरुद्दीन इनका मूल नाम था। अकबर का जो समय रहा वो 1556 से 1605 और सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला ये शासक था, और इसका आप मूल नाम देखेंगे तो जलालुद्दीन था। जहांगीर के बारे में देखेंगे, शासनकाल कब तक रहता है? 1605 से 1627 और सलीम नाम से जाना जाता था। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 तक रहता है और इनका मूल नाम था शिहाबुद्दीन। औरंगजेब जो कि आलमगीर प्रथम के नाम से भी था, इसका शासनकाल रहता है 1658 से 1707 और इसे मुहिउद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। अब इनका शासनकाल याद रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि किसका सबसे ज़्यादा समय तक शासनकाल रहा, ऐसे बताने को आ जाता है। तो ये शासक आपको याद रखने हैं, इनका समय जरूर याद रखना है और इनका जो ऑर्डर है वो भी याद रखना है। अब इन मुगल शासक के बाद कुछ और मुगल शासक हुए क्योंकि यहाँ से मुगलों की सत्ता का पतन होना स्टार्ट हो जाता है, कोई भी ढंग का शासक नहीं आ पाता है। तो उत्तर मुगल शासक का जो समय रहता है वो 1707 से 1857 ईस्वी तक रहता है। अब इसमें शासक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम इसे बोलते हैं, ये रहता है। फिर जहांदार शाह, फर्रुखशियर, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, जफर। तो इनका शासनकाल भी देखेंगे। इसके बाद सबसे पहला जो शासक औरंगजेब के बाद आता है वो बहादुर शाह प्रथम या फिर शाह आलम प्रथम आता है और इसका मूल नाम था मुअज्जम। 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन करता है। और नेक्स्ट आता है जहांदार शाह। इसका समय देखिए मार्च 1712 से लेकर के फरवरी 1713 ईस्वी तक ही रहता है। तीसरा है फर्रुखशियर, 1713 से 1719 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद रफ़ी-उद-दरजात शासन करता है 28 फरवरी से 4 जून 1719। देखिए कुछ महीने में ही इनका शासन खत्म हुआ जा रहा है। रफ़ी-उद-दौला ये 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक रहता है। मोहम्मद शाह रंगीला, इसका शासनकाल देखिए 1719 से 1748 तक रहता है। रोशन अख्तर इसका मूल नाम था। इसके बाद अहमद शाह आता है 1748 से 1754 ईस्वी तक। फिर है आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 ईस्वी।
अकबर द्वितीय रहता 1806 से 1837 ईस्वी तक। और बहादुर शाह द्वितीय जफर जो कि लास्ट था शासक 1837 से 1857 के विद्रोह तक ये रहते हैं बहादुर शाह जफर। ठीक है, बाद में इनको रंगून भेज दिया जाता है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि किसका शासनकाल सबसे ज़्यादा समय तक रहा और किसका सबसे कम समय तक रहा। इसलिए आपको ये जो शासनकाल का मैंने समय दिया हुआ है वो जरूर याद कर लीजिए, इससे आपको आइडिया रहेगा और आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगा पाएंगे। यहाँ पर अजीजुद्दीन मैंने नहीं बताया, मूल नाम था आलमगीर द्वितीय का। तो ये आपको फैक्ट्स इसमें याद रखने हैं। इसके बाद कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, कोई भी शासक दे दिया जाता है मुगल वंश का और उनके मकबरे पूछे जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद करते चलिए, साथ में ये लिस्ट दी गई है, इसको तैयार कर लीजिए। तो शाहजहाँ का मकबरा है भारत में ही। पहली बात तो ये याद रखना है किनका किनका भारत में है। तो इसमें शाहजहाँ है, इसके बाद हुमायूं है, हुमायूं के बाद अकबर है और औरंगजेब है, इनका भारत में है। तो शाहजहाँ का मकबरा है आगरा भारत में। शेरशाह का भी याद कर लीजिए, इसमें शेरशाह का है सासाराम भारत में, क्योंकि बीच में देखेंगे कुछ समय का शासनकाल इनका भी रहता है। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली भारत में। बाबर का मकबरा है ये भारत से बाहर है, अफगानिस्तान में है, काबुल में। अकबर का मकबरा सिकंदरा ये है भारत में। जहांगीर का मकबरा है ये भी पाकिस्तान में है, जो कि लाहौर में है। औरंगजेब का मकबरा भारत में ही है, दौलताबाद में। तो ये मकबरे जरूर याद रखिएगा और इनकी लोकेशन याद रखना है आपको। अब देखेंगे मुगल शासकों का क्रम क्या है। अभी तक हमने इनका शासनकाल पढ़ा, साथ में इनका मूल नाम क्या है वो देख लिया, लेकिन एक सीरियल आप याद रखिए जिससे आपको अब आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बाद याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो पहला और आखिरी सेम नेम है, बहादुर शाह प्रथम, और लास्ट में कर दीजिएगा बहादुर शाह जफर या फिर द्वितीय, ये अंतिम होता है। इसके बाद आ जाता है जहांदार शाह, फरूख सियर, रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला, ये दोनों साथ में हैं। मोहम्मद शाह और अहमद शाह दोनों शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर शाह द्वितीय। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो एक बार सीरियल जरूर देख लीजिए इनका क्रम क्या है। अब मुगल काल से संबंधित कुछ वन लाइनर तथ्य हैं जिनको हम लोग देखेंगे। तो मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग क्या होता था, सूती वस्त्र का होता था। और मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र बंगाल, कश्मीर, इलाहाबाद और लाहौर थे, ये आपको याद रखना है। तानसेन ने अपनी संगीत की जो शिक्षा है वो ग्वालियर में स्वामी हरिदास से प्राप्त की थी। ब्रिटिश भारत में शुरू की गई जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसको मूल रूप से शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। अगर आपको स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये ब्रिटिश भारत में जो ये शुरू हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सबसे पहले अंग्रेजों ने शुरू किया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, शेरशाह सूरी ने शुरू किया। तो इसीलिए ये फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब प्रश्नों की प्रकृति यही है, आपको स्टेटमेंट दिया जाता है और पूछा जाता है इनमें से कौन से कथन सही हैं या फिर कौन से कथन गलत दिए गए हैं। मुगल वास्तुशास्त्र में इस्लामी, फारसी, तुर्की, हिंदू शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। मुगल काल में न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद किसका होता था, काजी उल कुज़्ज़ात का होता था। और ताजमहल का मुख्य जो कारीगर था वो उस्ताद ईसा खान था। मुस्तफ़े मुमालिक को मुगल कालीन लेखा परीक्षक या फिर ऑडिटर जनरल कहा जाता था। कुमाऊं का शासक था बाज बहादुर चंद, शाहजहां के दरबार में ही उपस्थित हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला ने निज़ामुल मुल्क की सहायता से जिन सैयद बंधुओं की हत्या करवाई थी उसमें कौन कौन थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां थे। देखिए, मुगल सत्ता का जो प्रारंभ होता है वो बाबर के समय से होता है। तो सबसे पहले बाबर को ही पढ़ेंगे। शासनकाल मैंने बताया 1526 से 1530 ईस्वी तक। इसका मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, उपाधि इन्होंने ली थी पातशाह और कलंदर की। उपनाम था हज़रत फिरदौस मकानी। माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर की आत्मकथा याद रखनी है, ये है तुझके बाबरी, या फिर इसको बाबरनामा कहते थे। 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। मृत्यु कब हुई, 26 दिसंबर 1530 में होती है। कहाँ पर, आगरा में होती है। देखिए, बाबर का जब शासनकाल पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसके द्वारा लड़े गए जो भी युद्ध थे, क्योंकि यही पूछे जाते हैं। सारे युद्धों को एक साथ पढ़िए, उनका समय याद रखिए। अब सिर्फ ईयर नहीं याद रखना है, डेट भी याद रखनी है, क्योंकि अब ऐसे नहीं पूछा जाता किस वर्ष हुआ। समय आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि आपने एपीएस के एग्ज़ाम में देखा होगा कैसे प्रश्न पूछे गए थे। इसमें खानवा का युद्ध आया था और 15 मार्च 1527
और 16 मार्च 1527 दिया गया था। तो डेट तो सारी याद रखनी है। तो बाबर द्वारा लड़ा गया जो पहला युद्ध था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। समय क्या था? 21 अप्रैल 1526। स्थान क्या था? पानीपत, हरियाणा। किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इसमें बाबर की जीत होती है। जितने भी आप युद्ध देखेंगे चारों, इनमें सब में बाबर की जीत होगी। इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तुलुगमा विधि और उस्मानी या फिर रूमी विधि का प्रयोग किया था। दूसरा है खानवा का युद्ध। ये 16 मार्च 1527 को हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा। जैसे कि मैंने बताया, सब में बाबर की ही जीत होगी। और इस युद्ध को बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी थी। सर्वप्रथम इसी युद्ध में विजय के पश्चात उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध केवल 20 घंटे चला था। फिर तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध। ये होता है 29 जनवरी 1528 को। किसके बीच हुआ? मेदिनी राय और बाबर के बीच। बाबर फिर से विजयी रहता है। इसी युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर के साथ मिल जाता है और मेदिनी राय के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ता है। चंदेरी युद्ध को भी बाबर ने जिहाद की संज्ञा दे दी थी। अब आता है लास्ट घाघरा का युद्ध। ये होता है 6 मई 1529 को, अफगान संघ और बाबर के बीच। अब आता है लास्ट घाघरा का युद्ध। ये होता है 6 मई 1529 को। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसे जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था। तो इस बारे में ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देखने वाले हैं जिनका अनुवाद दूसरी भाषाओं में किया गया, जैसे महाभारत। तो महाभारत का फारसी अनुवाद होता है किसमें? ये रज़्मनामा नाम से होता है। और ये किसने किया था? ये नाम याद रखना है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। नकीब खां और अब्दुल कादिर, इन लोगों ने किया था। रामायण का भी अनुवाद किया जाता है फारसी में 1589 ईस्वी में। किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तज़क या फिर तुजुक, इसका फारसी अनुवाद किया गया जहाने जफर नाम से, और ये किसने किया था? मोहम्मद खां गुजराती ने। अथर्ववेद का भी अनुवाद होता है फारसी में, इसको किया हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया था अनवर सुहेली नाम से, और मौलाना हुसैन फैज़ ने यारे दानिश नाम से किया था। कालिया दमन का अनुवाद फारसी में अबुल फजल ने आयगर दानिश नाम से किया। राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद मौलाना शेरी ने किया। गणित की पुस्तक है लीलावती का फारसी अनुवाद फैज़ी ने किया था। भागवत पुराण का भी अनुवाद होता है फारसी में और टोडरमल ने किया था। फिर है नल दमयंती, इसका अनुवाद फारसी में फैज़ी ने किया। सिंहासन बत्तीसी, इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। और जो तुज़के बाबरी है, इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में किया था। अरबी भाषा में लिखी गई भूगोल की पुस्तक थी मज़्म उल बुल्दान, इसका फारसी में अनुवाद होता है मुल्ला अहमद तटवी के द्वारा, और कासिम बेग एवं मुनव्वर ने इसका अनुवाद किया था। अरबी कृति है हयातुल हैवान, इसका फारसी में अनुवाद होता है अबुल फजल और शेख मुबारक ने। योग वशिष्ठ, इसका अनुवाद फारसी में फैज़ी ने किया। इस्लाम धर्म के प्रति हिंदू जनता में भाईचारे और सम्मान की भावना जगाने के लिए अकबर ने अल्लोपनिषद ग्रंथ की रचना फैज़ी से करवाई थी। फारसी संस्कृत कोश की रचना कृष्णदास ने करी। दारा सिकोह ने श्रीमद् भगवद गीता, योग वशिष्ठ तथा 50 अन्य उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो ये हो गए फैक्ट्स जो कि पुस्तकों के अनुवाद से रिलेटेड हैं। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है कि आप एक दिन में प्रिपेयर ना कर पाएँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो ढंग से पढ़ लीजिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये मुग़ल वाला जो टॉपिक है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी मुग़ल शासक हमें पढ़ने हैं। अभी बाबर को ही मैंने कंप्लीट नहीं किया है, तो बाबर के बाद और भी जो मुग़ल शासक हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। खासकर वो चीज़ें देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।